वो सभी आतंकवादी इस वक्त भी पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया, इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात कि जिस टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स जिसका जन्म या गठन 2019 में हुआ था, वो है क्या, और क्या सचमुच वही इस हमले के पीछे, या वो एक शैडो है, एक परछाई है, और असली मास्टरमाइंड कोई और है। ये पूरी कहानी और साजिश की पूरी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर है सैफुल्लाह कश्मीरी की। सैफुल्लाह कश्मीरी ही वो शख्स है जो इस वक्त टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स का मेन बॉस है, कमांडर इन चीफ। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की उसके आइडेंटिटी कार्ड से ली गई तस्वीर है। इसके बारे में कहा जाता है कि हाफिज सईद का ये बेहद खास है और लश्कर तैयबा के रैंक के हिसाब से इसकी पोजीशन 3 नंबर पर है। भरोसे का है हाफिज सईद के। अब टीआरएफ असल में है तो लश्कर का ही एक विंग। लश्कर को जब बैन कर दिया गया तो अब पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन उनकी फंडिंग जो करती है वो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। तो आईएसआई अब चूंकि लश्कर बैन है तो डायरेक्ट फंडिंग तो कर नहीं सकती, पता चल जाएगा, फिर इंटरनेशनली उसको फजीहत झेलनी पड़ेगी। तो आईएसआई भी एक खेल करती है, वो जब जब कोई आतंकवादी संगठन पे बैन लगता है एक नया शैडो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं और वो अब उसको फंडिंग करते हैं। कायदे से फंडिंग हो रही है एलईटी को ही, लेकिन दिखा रहे हैं अब वो टीआरएफ, और टीआरएफ पे चूंकि अभी दुनिया की नजर थी नहीं, 22 अप्रैल के बाद अब जरूर टीआरएफ पर दुनिया के बाकी संगठनों की नजर होगी और अब टीआरएफ को भी फंडिंग करना आईएसआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सैफुल्लाह कश्मीरी ही पहलगाम का विलन है, या फिर वो एक मुखौटा है, एक चेहरा है? असली साजिश करता कौन है? तो पहलगाम हमले की पूरी साजिश की कहानी आपके सामने है और इस साजिश में असल में मेनली 6 से 7 लोग शामिल हैं। 7वें के बारे में अभी भ्रम है क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के काम करने का तरीका यही है। आईएसआई दुनिया की उन संगठनों में से, खुफिया संगठनों में से एक है जिसको पाकिस्तान के अंदर इतना पावर मिला हुआ है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को उठा सकती है। जैसे अपने यहाँ खुफिया एजेंसी रॉ है, रॉ के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करे इंडिया के अंदर, क्योंकि उसका काम इंडिया के बाहर का है। लेकिन आईएसआई को ये पावर दे रखा है क्योंकि आईएसआई एक पावरफुल पाकिस्तान की बॉडी है। यहां तक कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है वो भी आईएसआई के चीफ को एक दर्जा देता है। तो इस पूरे पहलगाम के हमले की साजिश कैसे रची गई, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको 2018 में ले जाऊंगा। बात 2018 की है। कश्मीर के ही सुंजवान कैंप में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ था, मौलाना मसूद अजहर के लोगों का। और इस हमले को जो अंजाम दिया था उस वक्त उसके कमांडर का नाम था मियां मुजाहिद। 10 फरवरी 2018 को यह हमला हुआ था। कहते हैं कि इस हमले में जिस तरह से मियां मुजाहिद जो कमांडर जिसका नाम था, ये वही है जैसे अभी सैफुल्लाह कश्मीरी का नाम आ रहा है कि टीआरएफ का ये बॉस और इसी ने पहलगाम में ये हरकत कराई। सेम उस वक्त मियां मुजाहिद के नाम पर था।
लेकिन मियां मुजाहिद एक मोहरा था, जैसे सैफुल्लाह कश्मीरी एक मोहरा है। असल में उस वक्त इस पूरे हमले के पीछे जिस शख्स का नाम था वो कोई और नहीं बल्कि तब पाकिस्तान में इंडिया डेस्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर आमिर हमजा थे। हर देश में इंटरनेशनल एक डेस्क होता है जो उन देशों के ही ऊपर सिर्फ उनका फोकस होता है। तो वैसे ही पाकिस्तान में उनका एक अपना एक डेस्क है जो जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत आता है और इस डेस्क का एक हेड होता है। 2018 में इस डेस्क के हेड हुआ करते थे ब्रिगेडियर आमिर हमजा। ये उन्हीं की तस्वीर है। ब्रिगेडियर आमिर हमजा जब पाक सेना से रिटायर हुए तो इसके बाद 24 जून 2017 को एक हथियारबंद शख्स ने ब्रिगेडियर आमिर हमजा को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद से अब पाकिस्तान में एक रूल बना, रूल क्या रिटन में नहीं है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल डेस्क इंडिया का जो भी हेड होगा उसको ज्यादा पब्लिकली दिखाया नहीं जाएगा, उसकी तस्वीर सामने नहीं होगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इंडिया डेस्क को देख रहा है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत, जो हेड होता है वो ब्रिगेडियर का पोस्ट जरूरी है। तो इस वक्त हैं ब्रिगेडियर खालिद शहजाद। पहलगाम के हमले से ब्रिगेडियर खालिद शहजाद को कहीं से भी आप किनारे नहीं कर सकते। इस हमले के तार ब्रिगेडियर खालिद शहजाद से जाकर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो अपने बलबूते पे काम नहीं करते, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे कोई और हो, यहां तक कि डी कंपनी। इनको घूम फिर कर कुछ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई के पास जाना पड़ता है। तो पहलगाम की साजिश कुछ यूं बुनी गई कि जो इंडिया डेस्क का हेड ब्रिगेडियर खालिद शहजाद कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, टूरिस्ट आने लगे, टूरिज्म शुरू हो गया। पाकिस्तान को बेचैनी हुई कि ये कैसे हो रहा है। जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा भी छीन लिया गया लेकिन कुछ उलट पुलट तो हो नहीं रहा है। तो अब ये हुआ कि कुछ करो कुछ करो, और ये इशारा मिलता है इंटरनेशनल डेस्क जो इंडिया का हेड होता है, वहां से ये पहली शुरुआत होती है। लेकिन चूंकि ब्रिगेडियर का पोस्ट ऐसा होता है कि ये फील्ड में नहीं होता, ये ऑफिस में बैठा होता है, तो असली काम होता है मेजर का, जो इंटरनेशनल डेस्क के अंदर काम कर रहे होते हैं। कई मेजर होते हैं जिनका काम ये सिर्फ इंडिया पे फोकस करना। तो ऐसी एक मेजर को इंडिया डेस्क के तहत इस काम पर लगाया गया कि देखो 2019 के बाद कुछ हुआ नहीं है, कुछ करो। अब उसने काम करना शुरू किया, लेकिन वो कैसे करेगा? तो वो वहां के आतंकवादी संगठन के साथ बातचीत करता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आतंकवादी संगठन वही बैन आतंकवादी संगठन एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा है, जिसका बॉस है हाफिज सईद। तो मेजर हाफिज सईद से मिलता है। कैरेक्टर आप देखिएगा, शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से। मेजर ने शुरुआत की कि कुछ करना है, कुछ करना, ऊपर से प्रेशर है। अब वो पहुंचता है हाफिज सईद के पास क्योंकि वो सबसे पावरफुल शख्स है। हाफिज सईद से जाकर कहता है कि कुछ प्लान करो, कुछ प्लान करो। हाफिज सईद कहता है ठीक है मैं करता हूं। अब हाफिज सईद का संगठन बंद है, एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका, टीआरएफ। अब हाफिज सईद टीआरएफ का जिसको उसने हेड बनाया सैफुल्लाह कश्मीरी, उससे बात करता है। कहता है कि कश्मीर की रिपोर्ट दो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं।
अब सैफुल्लाह कश्मीरी अपने लोगों से, जो उनके लड़कों को ट्रेन करता है, जो सरहद पार कराता है, उनसे बात करता है, प्लान करता है और वो अपने आइडियाज देता है हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद उसमें से कई आइडिया को ड्रॉप करता है, कुछ आइडिया उसको पसंद आता है, वो मेजर के साथ शेयर करता है। अब एक स्टेज ऐसा आता है जब हाफिज सईद और मेजर, जो इंटरनेशनल डेस्क इंडिया को देख रहा है, उन दोनों में आपस में सहमति हो जाती है कि हाँ ये प्लान कारगर है, लेकिन अभी उस प्लान पे फाइनल मुहर नहीं लगा है। अब उस मेजर को लगता है कि अच्छा क्या प्लान है, कैसे होगा, क्या होगा, कितने लड़के होंगे। तो हाफिज सईद फिर सैफुल्लाह कश्मीरी से बात करता है, कहता है कम से कम 20 लड़के हमारे रेडी हैं। मेजर कहता नहीं, उनकी पहले टेस्ट लेंगे। तो बाकायदा ऐसे लड़कों की बाकी ट्रेनिंग के अलावा कमांडो और जो टेस्ट लिया जाता है, इनका मेडिकल चेकअप भी होता है कि हेल्थ ग्राउंड पे ये कैसे हैं। तो अब 20 लड़कों को हाफिज सईद के इशारे पर सैफुल्लाह कश्मीरी उस इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से मिलवाता है, उनके बारे में डिटेल देता है, उनको बुलाया जाता है, उनके सारे चेकअप होते हैं और फिर ये होता है कि नहीं इसमें से 10 ठीक है, 10 को छोड़ दो। अब जो 10 हुए, 10 को बाकी रख दिया, बाद में काम आएंगे। अब उन 10 में भी से 2 ग्रुप बनाया और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का काम होता है, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेनिंग हो गई, हाफिज सईद, सैफुल्लाह कश्मीरी और वो मेजर, ये तीनों अब एग्री हो गए कि हाँ ये टीम है और साजिश ये है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है, वो मेजर इंटरनेशनल डेस्क के हेड यानी ब्रिगेडियर के पास जाएगा और इस वक्त ब्रिगेडियर है खालिद शहजाद। अब खालिद शहजाद के पास मेजर गया, उसने सारा ब्लूप्रिंट बताया कि ऐसे ऐसे ये साजिश पहलगाम में इस तरह से करना है, कौन लोग होंगे, क्या होंगे, कितना थ्रेट है, कितनी कामयाबी के चांसेस हैं, ये सारी हर चीज माइनस प्लस सारी बातें हो गई। अब सारी बात होने के बाद ब्रिगेडियर खालिद शहजाद, इंटरनेशनल डेस्क का हेड इंडिया का, जो पाकिस्तान में बैठकर देखता है, वो मुतमईन हो गया। उसने कहा प्लान सही है। यहां के बाद प्लान पे अमल नहीं होता। अब ब्रिगेडियर जो है वो सीधे आईएसआई चीफ के पास जाता है। यानी यहां पे ब्रिगेडियर खालिद शहजाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मेजर की रिपोर्ट सही है, हाफिज सईद की भी सही है और सैफुल्लाह कश्मीरी की भी है, तो अब आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करेगा। लेकिन आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करने से पहले ब्रिगेडियर खालिद शहजाद मेजर के साथ हाफिज सईद और फिर सैफुल्लाह कश्मीरी, इन लोगों के साथ एक मीटिंग करेगा और पर्सनली ये जानेगा कि इस प्लान में कितना दम है। अब जब मेजर के बाद ब्रिगेडियर भी कंफर्म हो गए कि सब कुछ ठीक है, तब वो आईएसआई चीफ के पास पहुंचते हैं। अब आईएसआई के चीफ जो इस वक्त है आसिम मलिक। आईएसआई का जो चीफ होता है वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ को भी ग्राउंड की रियलिटी उतनी पता नहीं होती जितनी वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ को होती है। और जो भी वहां का पाक आर्मी चीफ बनता है वो कभी न कभी आईएसआई का बॉस जरूर रहता है। जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी आईएसआई के हेड रह चुके हैं। तो अब आईएसआई चीफ के पास ये लोग पहुंचे, सारी प्लानिंग बताई। आईएसआई चीफ अब अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और देखता है कि इसमें कितना दम है, इस प्लान में कितना दम है, कामयाब होगा कि नहीं। जब उसे लगता है सब ठीक है और वो फाइनली अपनी मुहर लगा देता है, तब फिर अब यहां से मेजर पीछे, हाफिज सईद पीछे, सैफुल्लाह कश्मीरी पीछे, ये सब हट गए। अब बात
ब्रिगेडियर से आईएसआई चीफ तक 2 लोग। अब आईएसआई चीफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को कांटेक्ट करता है, जो इस वक्त आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ ब्रीफ करता है कि ये एक प्लान है कश्मीर में, पहलगाम में, इसको करने का ये तरीका है, ये प्लानिंग है, इतने लड़के हैं, तारीख ये होगी, सरहद इस वक्त पार कराएंगे, और इसमें क्या क्या डूज डोंट सब। और साथ में आईएसआई चीफ को यह भी बताना पड़ता है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, कि इस हमले को अंजाम देने के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। इस सारी चीजें उसको ब्रीफ करनी है। अब पाक आर्मी चीफ को आईएसआई चीफ ने ब्रीफ कर दिया। आर्मी चीफ को लगा कि बिल्कुल सॉलिड प्लान है। आर्मी चीफ अब उसमें अपनी मुहर लगाता है। तो अब तक बात मेजर से, इंटरनेशनल डेस्क के जो इंडिया देखता है, ब्रिगेडियर इंटरनेशनल डेस्क 2, हाफिज सईद 3 कैरेक्टर, सैफुल्ला कश्मीरी 4 जिसको इस ऑपरेशन को लीड करना है, इसके बाद आईएसआई चीफ 5 हो गया, इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जनरल चीफ 6 कैरेक्टर हो गए। अब यहां एक और चीज होती है, दुनिया के किसी भी देश की खुफिया एजेंसी जो भी एक्शन लेती है किसी दूसरे देश में, वो अपनी सरकार को भरोसे में लेती है। लेकिन यहां कई बार ऐसा पहले हुआ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है वो सरकार को अपनी उस लायक मानता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान में कठपुतली सरकार होती है। असल में वहां जो आर्मी चाहती है वही होता है। तो कई बार वो चाहे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बता दे, कई बार चाहे तो नहीं बताए। तो अब अगर यहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बता दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कि ये ऑपरेशन है, तो इस हिसाब से कैरेक्टर हो गए अब 7। अब हर तरफ से मुहर लग गई। जब मुहर लग गई तो इसके बाद अब ऑपरेशन की बारी आती है कि इन टेररिस्ट को कैसे पहलगाम भेजना है। किश्तों में भेजा जाता है ताकि शक न हो, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी टेररिस्ट जब सरहद पार से आता है तो अपने साथ हथियार लेकर नहीं आता, वो निहत्था होता है, क्योंकि हथियार के साथ पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा होता है। तो वो चरवाहे के भेष में, कश्मीर के गांव वालों के भेष में, इस तरीके से वो एक आम आदमी के भेष में वो सरहद पर दाखिल होता है। और कई बार अगर पकड़ भी लिया किसी नाकेबंदी पर, किसी चेक पोस्ट पर, तो चूंकि उसके पास कुछ है नहीं, कागजात पहले से ही तैयार है, तो कोई शक होता नहीं, हथियार मिलता नहीं, तो वो आराम से दाखिल हो गया। अब हथियार क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर उनके जो लोकल हेल्पर हैं, जो लोकल हेल्प करते हैं, उन्हें इस ऑपरेशन के साथ पहले से ही शामिल कर दिया जाता है। उनको पता है कि किस जगह ये पहुंचेंगे और कहां पे इनको हथियार डिलीवर करना है। अब हथियार भी ऐसे डिलीवर नहीं होती कि अगर सपोज उनको 5 AK-47 या DSL जो भी चाहिए, LGM और बाकी हथियार, तो एक साथ कभी लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा है। वो एक हथियार के 4 टुकड़े करके असेंबल कर देते हैं और उसी हिसाब से ये पहुंचाते हैं, ताकि कहीं पकड़े भी गए तो एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, कई लोगों को पता ही नहीं है। तो अब ये हथियार भी पहुंचा दिए गए किश्तों में। जब हथियार पहुंच गए, टारगेट पता है, अब बात आती है रैकी की। तो जो टेररिस्ट, जो ग्रुप, जो मॉड्यूल इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है पहलगाम के अंदर, वो खुद कभी रैकी करने नहीं जाएगा, क्योंकि पकड़े जाने का डर है। वो जंगल में करीब जाकर अपना ठिकाना बना चुका है, वहीं बैठा हुआ है। अब जो उसके लोकल सपोर्ट है, वो लोकल सपोर्ट रैकी करेगा।
उस जंगल पे जहां वो छुपे हैं वहां से लेकर उस पहलगाम तक, और रैकी करने के बाद वो एक एक चीज बताएगा बाकायदा नक्शे के साथ कि मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते पे आया, वहां पर इतने थे, वहां पे इतने थे, यहाँ पे कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ पे सपाट हैं, इतना वक्त लगेगा यहाँ तक जाने में, इतना वक्त लगेगा वापस आने में। और एक बार नहीं, कई दिन, ताकि कई दिनों में ये पता चलता है कि किसी दिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा सीन ही बदल गया हो। तो कई दिनों की रेकी, बारीक से बारीक डिटेल, अब वो उन मॉड्यूल को बताता है जो ऑलरेडी छुपा हुआ है, जिससे असल हमले को अंजाम देना है। अब ये हो गया, इसके बाद तारीख तय। तारीख तय के बाद ये लोग निकलते हैं, 22 अप्रैल को हमला करते हैं, गोली मारते हैं और उसी रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ आकर हमला करना, बेगुनाह लोगों को जान से मारना नहीं था। इसीलिए एक शुरू में मैंने कहा था कि टीआरएफ सिर्फ एक शैडो है, परछाई है। असली मास्टरमाइंड कश्मीरी भी नहीं है, जो सैफुल्ला कश्मीरी। यह इनका सिर्फ मकसद ये नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसके लिए ट्रेन करके भेजा गया था। इन सभी को ये कहा गया था कि जब तुम जाओगे और मारोगे लोगों को, बेकसूरों को, तो उनसे उनका धर्म, उनका मजहब पूछोगे, उनसे कलमा पढ़वाओगे, और जो लोग उसमें से मुस्लिम निकले, कलमा पढ़ दें, उनको छोड़ देना, और जो हिंदू निकले उनको मार देना, जो भी नॉन मुस्लिम हो। अब ऐसा क्यों? इससे पहले नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कश्मीर 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर के एक अलग स्टेट का दर्जा भी दूसरी तरीके से दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना, इलेक्शन हो गए, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके मन में यह था कि कश्मीरी भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, कश्मीरी नौजवान भी अब धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहे हैं, और वहां अब रोजगार है, टूरिज्म है, लोग खुश हैं, और ये टेररिज्म और आतंकवाद से अब दूर जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन LEAT, इन सबको ये बर्दाश्त नहीं था। तो उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, दो काम करने थे। एक काम ये कि लोगों से उनका धर्म पूछ पूछ कर, खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाओ। और एक वजह यह भी थी कि उन्होंने जो बॉडी कैमरा और अपने हथियारों पर कैमरा लगा रखा, अगर आजकल परसों कभी उस तरह के वीडियो आपको देखने को मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का ही एक पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ही जितने चश्मदीद मिले, उन्होंने बाकायदा बताया कि उनसे उनका धर्म पूछा गया। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। इसका मकसद ये था सिर्फ दो। एक कि जो कश्मीर अब टेररिज्म से दूर जा रहा है, उस कश्मीरियों के अंदर भी इतनी नफरत भर दो इस हरकत से कि देश के बाकी स्टेट और देश के बाकी लोग कश्मीर और कश्मीरी दोनों से नफरत करना शुरू कर दें। आधा काम हो जाएगा, यही उनका मकसद है। क्योंकि जब इस इंसिडेंट के बाद कश्मीर और कश्मीरियों से आप नफरत करना शुरू करेंगे तो क्या होगा अंजाम? अंजाम ये होगा कि जो हाल के वक्त में कश्मीर धरने पर लौट आया, हाल के वक्त में वहां के लोग जिस तरीके से अपने रोजगार, टूरिज्म पर फोकस है, जब उन्हें लगेगा कि देश ही उनसे नफरत कर रहा है और वो खुद को कटा हुआ महसूस करेंगे, ऐसे में पाकिस्तान उनके पीठ पर हाथ रखेगा, उन्हें थपथपाएगा, उन्हें प्यार देगा, दुलारेगा, कहेगा आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं है, तुमसे लोग वहां नफरत करते हैं,
ہم تمہیں محبت دیں گے. یہ ایک سائیکولوجیکل وار تھا. اور اسی لیے خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی ہر ٹیررسٹ کو کہ تم زور زور سے دھرم پوچھ کر مارنا، کلمہ پڑھوا کر مارنا، جو نہ پڑھ پائے اسے مارنا. پہلا. دوسرا اسی ایک انسیڈنٹ کے ساتھ وہ یہ بھی میسج دینا تھا کہ جب آپ دھرم اور مذہب پوچھ کر اور کلمہ پڑھوا کر کسی کو چھوڑتے اور کسی کو گولی مارو گے تو بات کشمیر تک نہیں رہے گی، پورے دیش میں جائے گا. اور جب دیش کے اندر یہ بات پہنچے گی تو پھر کشمیر نہیں، پورے دیش کے اندر ہندو مسلم بھی ہوگا. ہندو مسلم کے بیچ نفرت بڑھے گی، کھائی بڑھے گی. ہو سکتا ہے کچھ جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کو لے کر ہنسک ہو جائے. تو جب یہ نفرت بڑھے گی اور بات ہندو مسلم اور بٹوارے تک آ جائے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سیدھے پاکستان کو. کیونکہ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ انڈیا اسٹیبل ہو، انڈیا پیسفل رہے، انڈیا میں ہندو مسلم مل جل کر رہے، انڈیا میں خوشحالی ہو، شانتی ہو. کبھی نہیں چاہے گا. وہ ہمیشہ چاہے گا انڈیا ڈسٹرب ہو، انڈیا میں ہندو مسلم لڑتے رہیں، نفرت پھیلتا رہے. اور کشمیر کے لوگوں سے کشمیر کے باہر کے لوگ نفرت کریں تاکہ اسی نفرت کی آڑ میں پاکستان کشمیریوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرے اور ان کو پھر سے ٹیررزم کی طرف لے جائے. یہ دو مقصد تھا اس پہلگام کے حملے کا اور اس پوری سازش کے پیچھے کے. اتنا ہی نہیں، اس سازش کے کچھ اور تار تھے جو آپ میں سے کتنے لوگوں تک پہنچے پتہ نہیں. آج میں بتاتا ہوں اور ایک پوسٹر بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ پوسٹر پاکستان میں جگہ جگہ لگے. کشمیر میں بھی اس کو لگانے کی کوشش کی گئی 22 اپریل کے بعد. لیکن جن لوگوں کو چنا گیا تھا اسے لگانے کے لیے، جو اب تک یہ کام کرتا تھا، ان میں سے ایک ان کا سب سے بڑا مہرا کشمیر سے نکل کر سعودی عرب پہنچ چکا ہے اور اب وہ وہاں رہتا ہے. باقی کسی نے پوسٹر لگانے سے صاف انکار کر دیا. یہ پوسٹر بھی ایک پروپیگنڈا تھا. اس پوسٹر میں کیا تھا اس سے پہلے آپ کو 2-3 اور چیز جو سوشل میڈیا پر چلی اس کی ریئلٹی بتاتا ہوں. ایک پروپیگنڈا چلا کہ اس آپریشن کے بعد پہلگام میں سینا کے کچھ لوگ پہنچے اور وہاں پر 2 سینا کے افسر فون پر بات چیت کر رہے ہیں. ایک افسر دوسرے افسر سے کہتا ہے کہ صاحب میں موقع پر پہنچ گیا ہوں، یہاں سے آتنکوادی نکل چکے ہیں اور وہ BSF کیمپ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہاں سے کچھ کھوکھے ملے اور اس کھوکھے پر انڈین آرمی کے مارک. یہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان ISI اور اس کی آرمی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اصل میں آتنکوادی حملہ نہیں تھا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی سازش تھی. لیکن وہ 2 غلطی کر گئے. یہ کال بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا، 2 جے ہند بھی اس میں بول رہے ہیں، سب کچھ بول رہے ہیں، لیکن 2 غلطی کر گئے جس سے یہ پتا چلا کہ یہ فیک کال ہو سکتا ہے. کیسے؟ جو ہمارے آرمی کے لوگ ہوتے ہیں یا پیراملٹری کے فورسز ہوتے ہیں وہ کبھی موبائل پر بات نہیں کرتے ہیں. ان کی اپنی ایک سیکیور فون لائن ہوتی ہے. یہ بیسک ہے. یہ گھر اور رشتہ داروں سے آپ بات نہیں کر رہے ہو تو اگر وہ سیکیور لائن پہ بات کریں گے آپ ان کے فون کو ریکارڈ نہیں کر پاؤ گے. یہ جو فون انہوں نے چلایا پروپیگنڈا کے طور پر یہ موبائل تھا. 2 افسر بات کریں اور یہ دونوں پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے پاکستانی آرمی کے لوگ ہیں، لیکن شو کر رہے ہیں کہ یہ دونوں انڈین آرمی کے ہیں. اور وہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب وہ BSF کیمپ کی طرف گئے اور ہم نے کھوکے اٹھا لیے ہیں اور کھوکے پہ انڈین آرمی کا مارک ہے. تو ادھر سے کہا جا رہا ہے اس کو فوراً چھپا لو، یہ بات باہر نہیں آنی چاہیے. اس سے ایک میسج دینا کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے. یہ ان کا مقصد تھا. لیکن یہاں جو پہلی غلطی یہ کی وہ یہ کہ یہ موبائل پر، میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کبھی بھی ملٹری یا آرمی کے لوگ موبائل پہ میسج نہیں دیتے.
ان کے پاس سیکیور فون لائن ہوتی ہے جس تک ان کی پہنچ بھی نہیں ہے پاکستان کی۔ دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ یہاں پہ کھوکھے ملے ہیں اور اس کھوکھے پہ انڈین آرمی کے ٹریڈ مارک۔ یہ بیوقوفی اور سب سے بیسک غلطی تھی، شاید اناڑی پنے میں وہ کر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کارتوس کے کھوکھے پر ملٹری پیراملٹری فورسز ان کے یا ان کے بٹالین کے نام نہیں ہوتے۔ آرڈیننس فیکٹری جس نے اس کارتوس کو بنایا ہے اس آرڈیننس فیکٹری کے نمبر اور نام ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں جیسے اسنائپر جو کارتوس استعمال کرتے ہیں یا AK-47 یا LMG میں جو گولیاں استعمال ہوتی ہیں ہم اسے رشیا سے منگاتے ہیں، اور جو رشیا سے کارتوس یا یہ چیزیں آتی ہیں اس پہ باقاعدہ ہم رشیا سے منگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشین آرمی کا مارک لکھا ہوتا ہے، اس پہ اس رشین آرڈیننس فیکٹری کے مارک ہوتے ہیں۔ جیسے رشین کارتوس منگاتے ہیں تو ابھی AK-47 میں جو یوز ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں، یا اسنائپر جو یوز کرتے ہیں کارتوس، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رشیا سے منگانے والے پر 7.62 mm آرڈیننس فیکٹری کا نام۔ رشین آرمی کبھی نہیں ہوگا، انڈین آرمی کبھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دو غلطی کی، ایک پرچار کرنے کے لیے کہ کھوکھے ملی، اور دوسرا اس پر انڈین آرمی کا ٹرینڈ مارک ہے۔ تو یہ ان کا اس لیے ناکام ہو گیا، حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو لے کے غلط سوچنے لگے، لیکن یہ بیسک ہے کہ فون پر کوئی بات نہیں کرتا۔ تیسرا انہوں نے ایک پوسٹر جاری کر دی، پاکستان میں لگائے، کشمیر میں لگانا چاہتے تھے، کشمیر میں لگا نہیں پائے۔ اس میں بھی پورا یہی تھا کہ یہ سارا پلانٹڈ ہے، جبکہ یہ پوسٹر کا سچ انہیں پہلے ہی پتا چل چکا تھا، اور اسی لیے یہ پوسٹر کہیں لگ نہیں پایا۔ خود کشمیریوں میں سے کسی نے لگانے کی ہمت نہیں کی۔